नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि। वाचन की संवाद श्रृंखला का ये पहला वीडियो, इसमें हमारे साथ हैं सुनील कुमार सिंक्रेटिक। सुनील जी, स्वागत है आपका। और मेरे हाथ में है इनकी नई नई आई किताब समथिंग सर्पीला। आप देख सकते हैं इसका बेहद आकर्षक कवर। सुनील जी की इससे पहले भी 2 पुस्तकें आ चुकी हैं, वन किस्सा और बात बनीचर। ये दोनों कहानी संग्रह हैं जिनमें जंगली जीवों की कहानियां हैं, पक्षियों की कहानियां हैं और उनके सहारे इंसानी मनोभावों और बहुत सारी चीज़ों को एक रूपक देकर उन पे बात की गई है। लेकिन फिर अपने पाठकों की मांग पर इन्होंने ये समथिंग सर्पीला लाने की योजना पर काम किया। इसकी पृष्ठभूमि कुछ यूँ है कि सुनील जी फेसबुक पर लगातार एक सर्प श्रृंखला के तहत लेख लिखते थे और लोगों को जागरूक करते थे कि कैसे हमें सांपों के साथ सह अस्तित्व की धारणा विकसित करनी चाहिए। सांपों के अस्तित्व को, सांपों के इस धरती पर होने के प्रयोजन को समझना चाहिए, उनकी महत्ता को समझना चाहिए और कैसे सांप हमारे सहायक हैं। सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। सांप कैसे इंसानों की हितैषी हो सकते हैं। तो फिर सभी पाठकों का एक दबाव रहा, एक स्नेह रहा कि आप एक इसको पुस्तकाकार लेकर आएँ और उसका परिणाम मेरे हाथ में है, जिसे आप सभी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सुनील जी, सबसे पहला प्रश्न तो ये रहेगा कि नहीं, सबसे पहले मैं किताब की बात पे आऊँ, सांपों की बात पे आऊँ, इससे पहले पाठकों का बड़ा ये कंसर्न था कि सुनील जी से पूछेगा कि उन्होंने अपने नाम में सिंक्रेटिक क्यों जोड़ रखा है, इसके पीछे की क्या कहानी है। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन है। और आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जो भी मेरे पाठक हैं, जो मेरी किताबें पढ़ते हैं, तो उनके मन में अवश्य आता है कि यह शब्द क्या है और यह जुड़ा क्यों है। तो सिंक्रेटिक वैसे एक निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है जब आप इसका स्पेलिंग अंग्रेजी में देखेंगे तो। लेकिन इससे एक मिलता जुलता एक शब्द अंग्रेजी में भी है जिसका मतलब होता है समन्वयकारी, सभी तरह के विचारों को लेकर चलने वाला। लेकिन यहाँ पे मैंने यह उपनाम एक तरह से कह लें इसलिए डाला है मैंने नाम के साथ कि सुनील कुमार जो नाम है यह एक बड़ा ही कॉमन नाम है और काफ़ी लोगों का यह नाम होता है। तो इस कारण से नाम जो वस्तुतः जिस चीज़ के लिए रखी जाती है, किसी की पहचान के लिए, उसमें परेशानी आती है मुझे भी और अन्य लोगों को भी। लेकिन जब मैं इस नाम के साथ यह सिंक्रेटिक शब्द जो मेरा जुड़ गया और अब जो बड़ा व्यापक पैमाने पर फैल भी गया है चारों तरफ, तो इससे तुरंत व्यक्ति पहचान लेता है कि हाँ, अगर सुनील कुमार के साथ यह सिंक्रेटिक शब्द जुड़ा है, इसका मतलब ये वन किस्सा, बात बनेचर एवं सर्पीला के लेखक सुनील कुमार हैं। तो इससे मुझे भी आसानी होती है, मेरे पाठकों को भी आसानी होती है और जो आगे मुझसे जुड़ेंगे उनको भी आसानी होगी। मुझे सोशल मीडिया से लेकर कहीं भी ढूंढने में आसानी होगी, मुझे गूगल सर्च करने में आसानी होगी। अगर आप सिंक्रेटिक शब्द हटा दें तो शायद आप मुझे गूगल में कभी ढूंढ भी ना पाएँ। हाँ, तो इस तरह से यह नाम के साथ जुड़कर जो है नाम की असली जो उसका उपयोग है उसको अर्थ देता है, इसलिए मैंने यह अपने नाम में जोड़ दिया। सबसे पहले आपकी पुस्तक आई वन किस्सा, बेस्ट सेलिंग रही। आज भी उसकी काफ़ी डिमांड है, बार बार आउट ऑफ स्टॉक भी होती है और प्रकाशकों को, वितरकों को, आपको भी पाठकों की झिड़कियाँ झेलनी पड़ जाती हैं कि मुझे चाहिए और नहीं मिल पा रही है। फिर उसके बाद बात बनीचर, लेकिन उसके बाद एक अचानक से बड़ा शिफ्ट और आप कथेतर की विधा में आते हैं। एक आज के परिवेश में नीरस समझी जाने वाली विधा की ओर आप आते हैं। कैसा रहा ये सफ़र, ये परिवर्तन? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप ठीक करें, पहली जो मेरी दोनों किताबें थी वह फिक्सन थी या नॉन फिक्सन। फिक्सन और नॉन फिक्सन में लिखने से लेकर उसको सोचने, उसको किताब तक आने में बड़ा अंतर होता है। जहाँ फिक्सन को लिखने में आपको काफ़ी समय इस तरह लग सकता है कि आपको कल्पना बहुत करनी पड़ती है, सारी चीज़ें मन से लेके फिर पेपर पर जो है अच्छे तरह से उसको स्थिर करनी पड़ती है। वही जो नॉन फिक्शन, इसमें मुख्यतः आपको ज्ञान की आवश्यकता है। अगर आपके पास नॉलेज है पर्याप्त तो लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगता। जो समय लगता है रिसर्च करने में
और उसके उस वस्तु विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने में लगता है। तो यह जो सर्च की तरफ जो मेरा झुकाव है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मेरी जो दोनों किताबें थी तो वह भी जीव जंतुओं से ही जुड़ी हुई थी और सर्प भी एक जीव है। तो यह प्राकृतिक रूप से है कि मुझे इस पर लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी। मैं जीव जंतुओं की बड़ी अच्छी जानकारी रखता हूँ। तो एक 1.5 साल पहले जब कोरोना का दौर आया था और हम लोग कुछ दिन के लिए सब कुछ लॉकडाउन था, बंद था, तो उससे मैं भी थोड़ा सा कुछ दिन बैठा था। तो मेरे मन में विचार आया कि लोगों को सांपों के बारे में बताया जाए। और उसी समय एक मैंने घटना देखी जिसमें एक 1.5-2 साल की बच्ची मृत पड़ी हुई है और एक नाग सांप से उसको और कटवाया जा रहा है। जहाँ इलाज की आवश्यकता थी वहाँ उसे सांप से कटवाया जा रहा है उनको। इसे गांव में लहर देना कहते हैं। लहर देना कहते हैं, विष चुसवाना कहते हैं। जी। तब यह देखकर तो बस मतलब मेरे सहन शक्ति की हद हो गई और मैंने तय कर लिया कि अब तो सांपों के बारे में जितनी भी अज्ञानता है, अनभिज्ञता है, अंधविश्वास है, उसे दूर करना है। और उसी का यह प्रयास है, यह किताब जो मैंने लिखी। इसे लिखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, फिक्शन नॉन फिक्शन है, लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में, थोड़ा सा रिसर्च करने में, इन सब चीज़ों में समय लगा और मैं यह किताब लेकर आया। पहली 2 किताबें कहानियों की, जिसमें आप विभिन्न जीवों के सहारे अपने 3 मुख्य पात्रों के द्वारा एक पूरा संसार रचते हैं और उसके सहारे एक संदेश देने की कोशिश करते हैं प्रच्छन्न रूप से कहीं ना कहीं, और उसके बाद सीधे सीधे अपनी बात डिलीवर करना, इंफॉर्मेटिव विधा में आना। दूसरे आपके ऊपर, चूँकि आपकी हिंदी के शब्दकोश काफ़ी समृद्ध है, आप काफ़ी अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कितना आसान या मुश्किल या कैसी प्रक्रिया होती है कि एक तुरंत विधा में आप शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको उस हिसाब से लैंग्वेज भी शिफ्ट करनी होती है अपनी। इन सारी चीज़ों में तालमेल बिठाना, पुरानी चीज़ों को साथ लेकर चलते हुए एक नई चीज़ को लेकर चलना और इसको समय पे पहुंचाना ताकि लोगों तक ये समय से पहुंच जाए, क्या एक लेखक के तौर पे क्या वैचारिक प्रक्रिया होती है इसकी आपकी? देखिए, पिछले प्रश्न का भी एक छोटा सा हिस्सा रह गया था जी। कि सांप जैसी नीरस वस्तु पे आपने कहा। जी। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि सांप नीरस वस्तु नहीं है। हो सकता है नॉन फिक्शन अपने आप में कोई नीरस चीज़ नहीं है, यह लिखने वाले के ऊपर है कि वह उसमें कितनी सरसता ला सकता है। जैसे कॉस्मोलॉजी हो गई या ये जीव जंतु का क्षेत्र हो गया, जिसमें बहुत सरसता है जी। लेकिन आप लिखना जाने उस तरह से और विचारों को उस तरह से रखना जाने तो सांप तो अपने आप में ही बहुत ही सरस विषय वस्तु है। कोई भी व्यक्ति सांप का नाम सुनते ही अगर भय खाता है तो आकर्षित भी होता है, दोनों साथ एक साथ होती है। तो उस पर लिखने में ना मुझे कोई परेशानी आई और ना मुझे लग रहा है कि जो लोग पढ़ेंगे उन्हें कोई दिक्कत आएगी, बल्कि उन्हें तो बहुत आनंद आएगा। और साथ में यह रह गया कि पहली जो दोनों किताबें थी जो फिक्शन में थी और उसमें बड़ी ही अच्छी हिंदी, क्लासिक हिंदी का प्रयोग हुआ, और अभी यह जो मैं किताब ला रहा हूँ इसकी हिंदी मैंने थोड़ी सरल रखी है। साथ में एक तरह से कहें तो कहीं कहीं इंग्लिश भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश शब्दों को भी जो आम चलन में आ गए हैं उनको रखा गया है और काफ़ी साधारण शब्द रखे गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस किताब का जो पाठक वर्ग या जिसे सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचने वाला है वह वर्ग है हमारा गांव का वर्ग, जो हमारे गांव में जो आबादी रहती है। और आप जानते हैं भारत गाँव का देश है, यहाँ आज भी 70% आबादी गाँव में रहती है और वहीं पर यह सांपों का खतरा सबसे ज़्यादा है। वहाँ मनुष्य और सांप लगभग एक साथ रहते हैं जी। और दुनिया का सबसे जो जहरीले 2 सांप हैं, करैत और नाग, ये दोनों 3 कोबरा नहीं, सिर्फ कोबरा। तो ये दोनों गाँवों में ही रहते हैं, मानवीय बस्तियों के आसपास ही रहते हैं। तो वैसे में ज़रूरी है कि उन लोगों के पास इनकी जानकारी पहुँचे और अज्ञानता के कारण लाखों जाने जा रही हैं। तो अब मेरी किताब अगर उनको ही पढ़ने में दुरूह हो जाए तो इस किताब का सच्चे अर्थों में उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने इसे बिल्कुल जो लेमन लैंग्वेज करते हैं, एक आम आदमी की भाषा जिसमें वह समझ सके, हमारा गांव का आदमी भी समझ सके, उस भाषा में मैंने लिखा है। अपनी इसे जन सामान्य के लिए प्रबंध ग्रंथ कह सकते हैं इस तरीके से कि आप
जो मनुष्य और वन्यजीव संघर्ष जिसे हम लगातार बढ़ते देख रहे हैं, जो कहीं कहीं पे उजागर भी हो जाता है, खासकर जब हम फोर्स्ड अर्बनाइजेशन की ओर जाते हैं। और ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने खुलकर आती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है इंसानों के लिए भी, वो है सांप, और सांपों के लिए भी कि इंसानों का उनके क्षेत्र पे अतिक्रमण करना, उनके निजी स्पेस में दखल देना। सबसे पहले आपके मन में ये जो भी जन जागरण अभियान है, लोगों को जागरूक करने का जो विचार है, सबसे पहले ये कहाँ से है? उस वीडियो को देखकर या उससे पहले? आ, देखिए, ये तो हम आप सभी लंबे समय से जान रहे हैं जी कि सांप के बारे में बहुत सारे मिथक प्रचलित हैं जी और यह अज्ञानता व्यापक तौर पर है। यह हम लोग पहले से भी जान रहे हैं, मुझे भी मालूम था। इसी कारण मैंने जो है सांपों पर एक सर्व श्रृंखला लिखनी शुरू की थी अपने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट से। लेकिन जब वह वीडियो मैंने देखा जिसमें 1.5 साल की बच्ची जिसे अस्पताल में होना था, वह ज़मीन पर पड़ी है और उसे उल्टे सांप से उसके विष चूसने की प्रक्रिया करवाई जा रही है, तो यह तो बिल्कुल अंतिम हद जैसा लगा। और लगा कि इस बारे में अब लोगों को सचमुच कुछ मतलब ग्राउंड पर उतर के जागरूक करने की आवश्यकता है। तो तब मैंने जो है सांप पर सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए यह मैं किताब लेकर आया हूँ। क्योंकि ये किताब की पहुँच बहुत दूर तक होती है, वह सोशल मीडिया से भी बाहर निकल कर बहुत दूर तक लोगों तक जाता है। और किताब ही पहला माध्यम होता है किसी भी ज्ञान को लोगों के बीच फैलाने का। बाकी चीज़ें उस किताब के ऊपर फिर बनती हैं, आधार पे बनती हैं। सबसे पहले जो कहते हैं ना कि ज्ञान मस्तिष्क में उतरता है और मस्तिष्क के बाद धरातल पर जो है वह एक कागज़ पर ही आता है। जी, आपने सांपों को लहर देने वाली उस घटना का जिक्र किया। इसको लेके गाँव, मैं भी गाँव से आता हूँ, आप भी ग्रामीण अंचल से ही हैं, और हमारे यहाँ बड़ी रूढ़ियाँ हैं सांपों से कि सांप ने काट लिया है तो फिर उसको बुला के लहर देना, और इसमें फिर ओझा लोगों की भी, नटों की बड़ी भूमिका हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों, इतनी ज़्यादा रूढ़ी क्यों व्याप्त है कि हम जहरीले सांपों को लेकर इतने ज़्यादा रूढ़ हैं कि उनको फिर दोबारा बुला के, कि अगर कहीं गलती से ड्राई बाइट हो गई है तो उनको एक नया अवसर देना कि आप हमें काटिए, और ये सारी चीज़ें, क्या इसके पीछे क्या कारण है? मूलतः आपका प्रश्न यही है कि सांपों के इलाज में इतना भ्रम क्यों है जी, और जी। लोग वैज्ञानिक इलाज के बजाय यह जो हमारी रूढ़िवादी इलाज है जी उसके तरफ क्यों झुकाव रखते हैं। तो अभी जैसा कि ICMR जो है उनका भी एक शोध है कि सांप काटने के बाद 30% लोग ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो बाकी 70% लोग कहाँ जा रहे हैं? वाजिब सी बात है कि ये लोग झाड़ फूक मंत्र जड़ी बूटी की तरफ जा रहे हैं। और जैसा कि यह हमेशा से सार्वभौमिक सत्य है कि सर्प के विष का और कोई इलाज नहीं है सिवाय कि एंटीवेनम से, जो कि सांप के विष से ही बनता है। बाकी किसी जड़ी बूटी का सांप के विष पर असर नहीं होता। फिर भी चूँकि सांप का जो इलाज आया है, यह एंटीवेनम जो आया है, यह मुश्किल से 100 शायद 100 साल 60 70 80 साल पहले ही यह एंटीवेनम की खोज हुई। तो उसके पहले तो हमारे पास कोई इलाज था नहीं। अगर विषहीन सांप ने काटा है या विषैले सांप की ड्राई बाइट हुई तो लोग बच जाते थे, और अगर विषैले सांप ने काटा है तो लोगों की मृत्यु हो जाती थी। और दोनों ही परिस्थिति में क्योंकि हमारे पास कोई इलाज नहीं था तो लोग यही सब रूढ़िवादी प्रक्रिया अपनाते थे, झाड़ फूक, वैद वैगा, तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी, ये सब चीज़ें करते थे। उसी में जिनमें विष नहीं गया है वो बचते थे, जो गया है वो नहीं बचते थे। और लोग यही मानते थे कि विष का प्रभाव जो है ये जड़ी बूटी से ख़त्म हो गया, जिस मामलों में लोग बच गए। तो उसी से यह भ्रांति पैदा हुई। और चूँकि यह हज़ारों साल से चलता रहा चलन है, तो सिर्फ 50-60 साल पहले जो हमारे पास इलाज आया है उससे यह चलन इतनी जल्दी दूर तो नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए आज भी ये सारी चीज़ें हैं हमारे समाज में, और हमारा 70% हमारे जो लोग हैं आज भी जो है इलाज को छोड़कर इन देसी इलाजों की तरफ चले जाते हैं। एक और कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारा वैज्ञानिक इलाज है, ये जो एंटीवेनम का जो इलाज है, इससे इसके प्रति लोगों में एक थोड़ा
कंफ्यूजन भी। जी उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि हमें विषहीन सांप ने काटा हो और यह इंजेक्शन दे दिया जाए और हमारी मृत्यु हो जाए, जी क्योंकि इसे भी वो एक जहर मानते हैं। जी तो यह भी एक शक है। या फिर लोगों को लगता है कि नहीं, इस एंटी वेनम से कुछ नहीं होगा, हमारा जो देसी इलाज है वही कुछ कर सकता है। क्योंकि कहते हैं कि आपका सच कितना भी सच हो, अगर आप अकेले हैं तो आपको बाकी जो हज़ारों लोगों का जो झूठ है ना, जी वो आपको साइकोलॉजिकली प्रेशर में डाल सकता है। जी और अगर जो झूठ है उसको 1000 बार बोला जाए तो वो आपको सच प्रतीत हो सकता है। तो उसका भी यहाँ पे असर पड़ता है। और ये जो चीज़ें हैं, यह बड़ा ही मतलब दुखद पहलू है कि हमारे पास सांप का इलाज है आज के समय में, फिर भी लोग जो है उस इलाज को नहीं अपनाते हैं और बहुत ही कीमती जानें चली जाती हैं। एक घर का जो प्रिय सदस्य होता है वह लोगों से इस अज्ञानता के कारण हमेशा के लिए बिछड़ जाता है। आपने बात की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के शोध की, जिसमें ये कहा गया है कि 70% लोग पहुंचते ही नहीं हैं अस्पतालों में। उनकी वैज्ञानिक उपचार की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाती है कभी। इसमें मेरा मत ये है कि लोक की धारणा जो कि हज़ारों सालों से चलती आई है, समय के साथ पुष्ट होती गई उस कारण से कि ड्राई बाइट हुआ और वो ठीक थे। उनका ये मानना रहा कि वो ठीक हो गए हैं उस देसी उपचार के कारण, और ये धारणा लगातार पुष्ट होती गई। फिर एक नया तरीका आया एंटी वेनम, जो कि गाँवों में सहज उपलब्ध नहीं है। इसका ठीक तरीके से प्रचार करने में हमारी सरकारें, हमारी संस्थाएं कहीं ना कहीं असफल रही हैं, पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई हैं। मुझे पहली बार एंटी वेनम का पता आपकी पोस्ट से चला था। मेरे पूरे एरिया में, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो ब्लॉक हेडक्वार्टर है भारत नेपाल बॉर्डर का, उत्तर प्रदेश का। और वहाँ पे किसी को, क्योंकि इस इंटरव्यू के लिए मैंने करीब 500-600 लोगों से सीधे बात की, करीब 500 से ज़्यादा प्रश्न मेरे पास है, और इतने बड़े सैंपल साइज में एक ठीक ठाक हिस्सा रहा उस क्षेत्र से जहाँ से मैं आता हूँ, उसमें किसी ने एंटी वेनम का नाम नहीं सुना था। तो कहीं ना कहीं इस आव्याप्ति का भी प्रभाव है। आप साहित्यकार हैं मूलतः, मुझे 2 कहानियों का स्मरण आ रहा है। आपने कहा कि प्रिय लोगों को खो देते हैं। एक कहानी है दुख का अधिकार, मुझे लेखक का नाम नहीं याद आ रहा है। इसमें जो कहानी का नायक होता है, घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य होता है, और खरबूजों के आम के फल लाने जाता है और उसको सांप काट लेता है, उसका पैर गलती से पड़ जाता है किसी जहरीले सांप से, मर जाता है। और फिर हम देखते हैं उस पूरी कहानी में कि कैसे उसका परिवार खाने के लिए भी तरस रहा है। उसकी माँ उसकी मृत्यु के तीसरे दिन खरबूजे बेचने आई है, क्योंकि उसके घर में खाने के लिए नहीं। दूसरी दिक्कत आती है, हम कथा सम्राट प्रेमचंद की कहानी मंत्र, इसका लोग बहुत उदाहरण देते हैं। उसका नायक कैलाश है, उसको किसी जहरीले सांप ने काट लिया और वो लगभग मरने की स्थिति में, मरणासन्न है। फिर एक सांप का मंत्र जानने वाला व्यक्ति आता है, बूढ़ा व्यक्ति, जिसके खुद के बच्चे नहीं बचे होते हैं, लेकिन वो आता है क्योंकि उसे ये सिखाया गया है कि आपको लोगों की जानें बचानी है सांपों से, जो लोगों को डसा गया है। और वो किसी तरह करके अपनी जड़ी बूटी और पानी भरवा के और किसी तरह उस नायक को बचा लेता है। क्यों, मतलब इतनी ज़्यादा रूढ़ी और विज्ञान फेल क्यों हो रहा है? आप वैज्ञानिक तरीक़ों को इस्तेमाल करने पे इतना ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक भी है, लेकिन हम फेल क्यों हो रहे हैं? आखिर क्या ऐसा है कि सब कुछ लाख जतन करने के बावजूद हम ज़्यादा रीच नहीं बढ़ा पा रहे हैं? जैसा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं पिछले ही प्रश्न के जवाब में दे चुका हूँ। जी जी फिर भी उसमें मैं इस चीज़ पे फिर से जोर डालना चाहूँगा कि हमारे पास जो इलाज आ गया है, इस पर लोगों का विश्वास दिलाना बहुत आवश्यक है। जैसे जो मैंने कहा कि एंटी वेनम का जो रिएक्शन होगा, जी उससे लोग डरते हैं कि अगर मुझे जहरीले सांप ने नहीं काटा और अगर डॉक्टर ने यह चीज़ दे दी तो मैं उससे मर जाऊंगा। तो इस बारे में उनको बताना बहुत आवश्यक है कि यह चीज़ इतनी जल्दी नहीं होती। यह एंटी वेनम, ठीक है, वेनम विष है, लेकिन एंटी वेनम कोई विष नहीं है। जी यह विष के प्रति बना एक एंटीडोट है। जी और ऐसा नहीं है कि इसके अगर 1-2 शॉट पड़ गए तो इससे किसी की मृत्यु हो जाएगी। और दूसरी बात कि यह अच्छी तरह से जांच होने के बाद और डॉक्टर जब पूरा इत्मीनान कर लेते हैं कि रोगी को जहरीले सांप नहीं काटा है और एनवेनमिनेशन हुआ है, मतलब विषाक्तीकरण हुआ है, शरीर के अंदर विष गया है, तभी एंटी वेनम से इलाज किया जाता है। इसलिए अब पूर्णतः सुरक्षित है।
तो दो चीज़ें हैं कि एक तो यह है, लोगों को यकीन दिलाना ज़रूरी है कि सांप का सिर्फ इलाज मेडिकल में है, डॉक्टर के पास है। दूसरा यकीन दिलाना ज़रूरी है कि एंटी वेनम बहुत ही सोच समझकर दिया जाता है और पूरी उत्तरदायित्व के साथ दिया जाता है। इससे आपको कोई भी नकारात्मक इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और तीसरी चीज़ की एंटी वेनम हर हॉस्पिटल में उपलब्ध रहे, ताकि वहाँ व्यक्ति अगर भरोसा करके जाए, वह झाड़ फूँक जब छोड़ के वहाँ पहुँच रहा है और वहाँ, जैसे मैंने उदाहरण में बातों के ही प्रसंग में आ गया, तो मैं अक्सर कई बार मैंने यह चीज़ देखी कि लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वहाँ एंटी वेनम नहीं होता है और इस कारण वो वापस फिर से जो रूढ़िवादी लोग जो होते हैं, जिनको वह पीछे छोड़कर यहाँ आया था, वह व्यक्ति फिर से उन रूढ़िवादी लोगों पर विश्वास कर लेता है और वापस चला जाता है मजबूर होकर, फिर से वही झाड़ फूँक के उसमें चला जाता है और जान गंवाता है। तो यह स्थिति भी है, इसलिए यह भी ज़रूरी है कि हर गांव-गांव तक जो पीएचसी हैं हमारे, वहाँ पे एंटी वेनम अवश्य मौजूद रहे। ये 3 चीज़ें होंगी तो लोगों का भरोसा मेडिकल पर आएगा और जाने नहीं जाएंगे। अगर हम सांपों से बचाव की ओर जाएँ और सांपों के भी बचाव की ओर जाएँ, तो सबसे पहली जो दिक्कत हमारे सामने आती है, हम सांपों को पहचानने में ही सक्षम नहीं होते हैं। तो ये कौन सा सांप है, जहरीला है या नहीं, तो इसके बारे में एक थोड़ा सा कैसे हम सांपों को पहचानें, क्या क्या सावधानी बरतें? आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे अगल बगल जो भी सांप घूम रहे हैं उसमें लगभग 75% सांप विषहीन हैं, सिर्फ 25% सांप ही विषैले हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में हम सभी सांपों के साथ एक ही जैसा व्यवहार करते हैं, सबसे डरते हैं या उन्हें मारने लगते हैं। तो जैसा कि दुनिया में 3500 से अधिक तरह के सांप हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 600 सांप ही विषैले हैं और भारत में 370 से अधिक तरह के सांप और इसमें सिर्फ 60 सांप ही विषैले हैं। तो अगर हमें ये पहचान हो जाए कि कौन सा सांप विषैला है, कौन विषहीन है, तो यह जो आम लोगों के बीच में आतंक है सांपों को देखकर, यह कम हो जाएगा। या काट लेने पर जो भ्रम की स्थिति बन जाती है और लोग कई बार विषहीन सांपों की काट में डर से मर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें रुकेंगी। तो यह बहुत आवश्यक है कि विषैले और विषहीन सांपों को हम पहचान सकें। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम सांप को देखकर पहचानें कि वह किस प्रजाति का है। अगर हम यह पहचान लेते हैं, जैसे सांपों की तो दुनिया में 3500 वैरायटी है, लेकिन जब उनकी प्रजाति की बात करते हैं तो वह 5-6 वर्ग ही हैं जिसमें वह सिमटे हुए हैं। जैसे बुलडाई वर्ग है, पाइथनोडाई वर्ग है, वाइपरडाई वर्ग है, इलेपिडाई वर्ग है और कोलिब्रिडाई वर्ग है। तो इन्हीं 5 प्रजातियों में सारे सांप आते हैं। इसमें पाइथनोडाई और बोइडाई और कोलिब्रिडाई ये तीनों विषहीन हैं। सिर्फ 2 ही विषैले सांपों की प्रजाति वर्ग है, एक वाइपरडाई और दूसरा इलेपिडाई। वाइपरडाई में हमारे देश में जैसे रसल्स वाइपर, दबोइया जो हेमोटॉक्सिक और बहुत ही विषैला सांप है, वह आता है। स्वस्केल वाइपर आता है और इलेपिडाई वर्ग में हमारे दुनिया में सबसे जो प्रसिद्ध सांप है कोबरा, नाग, खेटार, पलटू, खरीश, गेहूमन, अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम है। तो यह स्पेक्टिकल कोबरा जो है यह इलेपिडाई वर्ग में आता है और दूसरा करैत, बैंडेड करैत हो या कॉमन करैत हो, तो ये दोनों जो विषैले सांप है इलेपिडाई नाम है। तो हमने इस तरह देखा कि हमें यही 4-5 सांपों को पहचानना है जो विषैले हैं। इलेपिडाई का नाग और करैत और वाइपरडाई का दबोइया रसेली मतलब रसेल्स वाइपर और स्वस्केल वाइपर। तो अगर हम सबसे पहले तो हम विषैले सांप को पहचान लें जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, तो हमें बाकी सांप हम खुद ही मान सकते हैं कि वो विषहीन है, वो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमें इन्हीं सांपों को पहचानना है और सांप की सबसे जो प्रमुख पहचान होती है वह उसके पीठ पर बने पैटर्न होते हैं।
जिससे एक आम आदमी आसानी से सांप को दूर से ही देखकर पहचान सकता है। तो हमें इन चारों सांपों का पीठ पर जो पैटर्न बना है उसको जानना चाहिए। या तो आप कहीं गूगल करके इमेजेस देख लें, या आपने वास्तव में कहीं सांप देखा है तो उसमें आप पहचान कर लें, या मेरी किताब भी उसमें आपको मददगार होगी, उसमें भी बताया गया है अच्छे तरह से कैसे पहचान होगा। तो कहीं से भी आप इन 4 सांपों की जानकारी रखें अपने पास, इनके पैटर्न को आप पहचान लें। बड़ा यूनिक पैटर्न होता है इनका। कोबरा को फन होगा और करेत पर काला होगा और उस पर धारियाँ होंगी सफ़ेद सी, और जो रसल्स वाइपर होगा उस पर गोल गोल बड़े ही स्पष्ट आकार के LED बल्ब जैसे किनारे दोनों साइड में उसके संरचना होगी और स्पॉट्स होंगे, और ऊपर जो है चेन सीकर जो होता है उस तरह की संरचना होगी। तो ये छापों को, सांप के पीठ पर जो छापे बने उसको अगर हम पहचान लें तो हम किसी भी सांप को पहचान सकते हैं। इसी तरह बाकी जो हमारे विषहीन सांप हैं, जैसे जो सांखर कॉमन वुल्फ स्नेक है, धामन सांप है जो हर जगह दिखती है, इसके बारे में बड़ी भ्रांतियां भी हैं। हाँ, कुकरी है, कुकरी सांप है। तो ये जो कुछ विषहीन सामान्य सांप है जो हमारे अगल बगल में दिखते हैं, बफ स्ट्राइप कील बैक है, तो इन सांपों को भी हम पहचान लें तो इतना, हम अगर 15-20 सांपों को जान लें तो यही हमारे अगल बगल में मिलते हैं, विषैले हैं या विषहीन। बाकी जो सांप हैं वह जल्दी हमें दिखते नहीं हैं और वह जंगलों में रहते हैं, तो उनसे हमारा बहुत ज़्यादा सामना नहीं होता है। हमें मुश्किल से बमुश्किल 20-25 सांप पहचानने हैं और जहरीले में 4-5 सांप पहचानने हैं। इनको अगर हम पहचानते हैं तो हम आसानी से जान सकते हैं कि सांप विषैला है या नहीं है, और हम आतंकित होने से और बेवजह डरने से बच सकते हैं और सांपों की जान भी बच सकती है। सांपों के काटे जाने से बचने के लिए क्या सावधानियां करनी जरूरी है, और यदि हमें किसी को भी गलती से, दुर्भाग्य से कोई जहरीला सांप काट लेता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तौर पे हमें क्या करना चाहिए? कोई प्राथमिक उपचार यदि हो तो। सांप से बचने का तरीका, सबसे पहले हमें सांप का स्वभाव जानना आवश्यक है जी। कि सांप का स्वभाव क्या होता है। जैसे कई जीव होते हैं वो आक्रामक होते हैं जी। वह मनुष्य को या किसी को देखकर हमला करते हैं जी। लेकिन सांप ऐसा नहीं होता है। सांप स्वभाव से आक्रामक नहीं होता है, वह किसी को खदेड़ कर या दौड़ कर वह कभी काटता नहीं। जी। तो अब रह गई बात कि हम सांपों से सीधे टकराए नहीं, मतलब सीधे उनके स्पर्श में न जाए या उनके ऊपर हमारा पैर न पड़े, उनके मुंह के पास हमारा हाथ न जाए, तो हमें कभी सर्पदंश नहीं होगा। तो सांपों के दंश से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम कहीं भी अपने हाथ पैर या शरीर को ले जा रहे हैं तो सबसे पहले एक नजरी मुआयना जो कहते हैं कि अपने आंखों से देख लेना, उस जगह को देख कर हम अपने हाथ पैर डालें तो हमें कभी सर्पदंश नहीं होगा। बाकी अपने घर को साफ सुथरा रखें, जंगल झाड़ कबाड़ ये सारी चीज़ें अपने घर में इकट्ठा न करें, और सांपों का जो भोजन है, चूहा, मेढक, चिड़िया, कबूतर, मुर्गे, अंडे, ये सारी चीज़ें अपने रहने वाले घरों में न रखें, तो वहाँ पे भोजन न होगा तो सांप भी नहीं आएगा। जैसे कहते हैं ना कि आग वहीं लगेगी जहाँ जलने वाले पदार्थ होंगे, अगर ज्वलनशील पदार्थ ही नहीं होगा तो आग भी नहीं लगेगी। उसी तरह अगर उस सांप का भोजन नहीं होगा तो वहाँ सांप भी नहीं आएगा। तो इस तरह हम जो है सांपों के दंश से बच सकते हैं। और आपका दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न ये है कि अगर सांप हमें काट लेता है तो जहरीला सांप है, तो कोई प्राथमिक उपचार है तो वो क्या है, और उसके बाद यदि नहीं है या अगर प्राथमिक उपचार है तो उसके बाद क्या करना चाहिए? वैसे तो प्राथमिक उपचार के रूप में बहुत सारी चीज़ें सांप पर प्रचलित रहती हैं, लेकिन मैं अगर ईमानदारी पूर्वक कहूँ तो सांप काटने का कोई प्राथमिक उपचार नहीं होता है। कुछ निषेध चीज़ें होती हैं असल में, जिसे हम प्राथमिक उपचार कर देते हैं। जैसे में अगर सांप ने काट लिया तो वहाँ पे चीरा, बैंडेज, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो प्राथमिक उपचार में चीज़ें आती हैं वो करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक कुछ भी वहाँ पे छेड़छाड़ न करें, उस जगह को बिल्कुल वैसे ही छोड़ दें, और उसके थोड़ा सा ऊपर
अगर कोई इलेक्ट्रिक वर्ग का सांप काटता है, मतलब न्यूरोटॉक्सिक सांप काटता है, जैसे नाग या करे, तो एक पट्टी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, हल्की पट्टी जिसमें उंगली जा सके और उसको लपेटना चाहिए, ऊपर तक उसको धीरे धीरे लपेट देना चाहिए जहाँ काटा हो उसके ऊपर। और आदमी को स्थिर रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, उसको स्थिर रखना चाहिए। और हॉस्पिटल जाना जितनी जल्दी हो सके, यह सबसे जरूरी काम है सांप में। किसी को आप प्राथमिक उपचार मान लें कि सांप काटा, उस व्यक्ति को आपने स्थिर किया और उसे हॉस्पिटल लेकर आप चल पड़े, उस हॉस्पिटल में जहाँ पे एंटीवेनम है और जहाँ पे वेंटिलेटर है। दो चीज़ें हैं सांप के इलाज में बिल्कुल आवश्यकता पड़ती है इन दोनों की, और दोनों का महत्व समान है, वेंटिलेटर और एंटीवेनम। एंटीवेनम उसके विष को काटेगा और वेंटिलेटर उस मनुष्य को, चूंकि विष का असर होने के बाद सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसको कृत्रिम श्वसन देगा। अगर वेंटिलेटर न हुआ तो वह व्यक्ति हो सकता है कि उसका श्वसन सीज हो जाए और उसके कारण ही मर जाए। तो और अगर विष का इलाज न हुआ तो विष के पूरे असर से पूरे शरीर में पक्षाघात हो जाएगा और वैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो यह दोनों चीज़ें जरूरी हैं, यह दोनों चीज़ें जितनी जल्दी उसे उपलब्ध कराई जाए, यही उसका इलाज भी है और यही इसको आप प्राथमिक उपचार भी मान सकते हैं। थोड़ी भ्रांतियाँ मैं और आपसे स्पष्ट करवा लेना चाहूँगा। जैसे लोग पानी पिलाना, ज़्यादा पानी पिलाना, नहलाना, पानी के छींटे मारना या इनसे एकदम बचना, इन दोनों के तौर पर भ्रांतियाँ आती हैं। इनमें से क्या सही है और कितनी मात्रा है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सांप का कोई प्राथमिक उपचार यही है कि सांप काटे व्यक्ति से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो हमें उसे कुछ भी पानी या कोई बहुत लोग गर्म कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी नहीं पिलाना है, शराब, सिगरेट कुछ भी नहीं पिलाना है उसे। और सीधे हमें उसे लेकर उस व्यक्ति को, न उसके काटे स्थान पर कोई दवा लगानी है, सीधे उसे लेकर हमें, अगर रक्त बहता है तो उस रक्त को निकल जाने देना है। और बहुत हुआ तो हम उसे काट के ऊपर बैंडेज ढीले रूप में लपेट सकते हैं या डंडे से एक काट की जगह को बांध दें, ताकि हमारा उद्देश्य यही है व्यक्ति को स्थिर करना किसी भी तरह। वह चलेगा नहीं तो शरीर में रक्त संचरण नहीं होगा, और रक्त संचरण धीमा होगा तो विष भी धीमे फैलेगा। और हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर विष धीमे फैले। तो इसके लिए हमें उसे स्थिर रखना है, शांत होना देना है, ताकि उसके हृदय की धड़कन न बढ़े, और तुरंत उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल लेके जाना है। जो आपने पानी की बात कही, ये सब कुछ भी पिलाने की, या कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी, बल्कि ये चीज़ें उल्टे उसको और असर कर जाएंगी। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी ये सब चीज़ें पिला दी तो उसका रक्त संचरण बढ़ जाएगा, जिससे विष का असर और तेज़ी से होगा और मरीज के लिए घातक हो जाएगा। इससे बचना है। बिल्कुल, सारे इन सब एक्स्ट्रा एक्टिविटी से बचनी है। इंटरव्यू के लास्ट राउंड में कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लोगों ने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं। तो सांपों के बारे में जो मिथक हैं, उनकी शारीरिक संरचना के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं, इनके बारे में कुछ प्रश्न। सबसे पहले तो कान, क्या सांपों के कान होते हैं, और यदि नहीं तो ये सुनते कैसे हैं? अच्छा प्रश्न है। सांपों के वस्तुतः अगर हम कहें तो कान नहीं होते हैं, लेकिन इनके कान जो हैं असल में स्किन के अंदर जो सबसे जो प्रारंभिक संरचना कान की जो होती है, कान की जो हड्डी होती है, जो हमारे अंदर भी होती है, तो वह हड्डी जबड़े और मस्तिष्क के बीच में होती है, और उसी के जरिए शरीर जमीन के कंपन को सांप सुनते हैं। और वह कंपन शक्ति सुनने की जो क्षमता है इनकी अद्भुत होती है। यह 100 मीटर दूर भी कोई अगर व्यक्ति चल रहा है जमीन पर तो उसके कंपन को यह सुन सकते हैं। तो इस तरह सांपों को एक अद्भुत चीज़ मिली है। अगर हमारी आवाज़ भी, कई बार आपने देखा होगा कि लोग सोचते हैं कि सांप तो सुनते नहीं हैं, और फिर हमने थोड़ा सा बोला तो सांप भाग कैसे गया। बीन पर नाचना भी इसमें आता है? बीन पर नाचना इसमें नहीं आता है, क्योंकि वह तो नाग सांप जो है वो बीन को देखकर उसके अराउंड जो है उसको अपना शत्रु समझ के वह अनुक्रिया करता है। लेकिन कभी आप देख सकते हैं कि सांप अगर सामने हो और आप कुछ बोलते भी हैं तो वह भागने लगता है, तो उसे आवाज़ कैसे सुनाई दी अगर उसके कान नहीं है। अगर हमारी आवाज़ में पर्याप्त कंपन हो कि वह कंपन
वह महसूस कर सके, उसकी वह आंतरिक जो कान की हड्डी है, तो वह उसे भी सुन सकता है। या मैं थोड़ी नई बात बता रहा हूँ, तो या कोई बैंड बजे, कोई भारी चीज़ बजे जो ज़मीन से भले टच ना हो, लेकिन वह प्रकम्पित हो रही है और हवा को प्रकम्पन कर रही है, तो उस कंपन को सांप भांप सकता है। और आवाज़ मुख्यतः एक कंपन ही है। जी, ध्वनि तरंगे। दांत कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रयोग में लाते हैं? सांपों के दांत मुख्यतः दो तरह के रहते हैं। एक जो दांत होते हैं वह फिक्स तरह के होते हैं, और दूसरे जो दांत होते हैं वह मोबाइल दांत होते हैं। जैसे कोलुब्रिड जो सांप हैं, सारे जो विषहीन सांप हैं, या फिर हमारे जो इलेपिड सांप हैं जिसमें कोबरा और करैच सांप आते हैं, तो इनके दांत फिक्स होते हैं। विषदंत भी फिक्स रहते हैं। अगर कोबरा और करैच रहते हैं वह हिलते नहीं, अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं। लेकिन हमारा जो वाइपर डाई वर्ग है, जिसमें कि दोबोइया आता है, रसल्स वाइपर और 100 स्केल्ड वाइपर, हेमोटॉक्सिक विष वाले, तो इनके दांत जो है मोबाइल होते हैं। वह दांत जो है वह काटते समय बाहर की तरफ खड़े होकर निकल जाते हैं, और फिर बाद में वापस मुड़कर, जैसे तलवार म्यान में चली जाती है, वैसे वह वापस मुड़कर चले जाते हैं और मुंह के अंदर फिट हो जाते हैं। तो इस तरह से दो तरह के दांत होते हैं। फिर यह तो हो गया उनकी मोबिलिटी के ऊपर। इसके अलावे सांप के दांत इस प्रकार भी आप बांट सकते हैं कि वह खोखले हैं या खांचेदार हैं या सिंपल हैं। जैसे विषहीन जो सांप होते हैं उनके दांत बिल्कुल सिंपल होते हैं। जो हमारे इलेपिड वर्ग के सांप हैं, जैसे कोबरा करैच, इनके दांत खांचेदार होते हैं। और जो वाइपर डाई वर्ग के सांप हैं, दबोइया रसेली, रसल्स वाइपर और 100 स्केल्ड वाइपर, इनके दांत जो हैं वह सिरिंज की तरह अंदर से खोखले और बाहर से पूर्णतः मतलब विकसित तरह के दांत मिलते हैं। जी, इनकी जीभ फटी क्यों होती है? दो हिस्सों में क्यों फटी होती है आगे के? सांप चूँकि सरीसृप वर्ग का प्राणी है, और सरीसृप वर्ग के जो प्राणी होते हैं वह शुरुआत में ही जीभ का इस्तेमाल गंध लेने के लिए करते थे। बाद में उसी में से एक वर्ग जो विकसित हुआ वैरानिड करके, तो वह वैरानिड वर्ग के जो जीव होते थे, वह उन्होंने जीभ का एक गंध के लिए मतलब स्पेशल इस्तेमाल शुरू किया। और कालांतर में वैरानिड वर्ग से ही बटकर यह हमारा जो है स्नेक सर्प वर्ग आया है। तो इनके भी जो जीव हैं वह द्विशाखी होते हैं, और वह गंध को बाहर से वातावरण से प्राप्त कर अंदर मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए वह दो वर्गों में बटा होता है, ताकि वह गंध को जान सके कि गंध की दिशा क्या है। जैसे हमारे कान दोनों तरफ होते हैं, इसलिए ताकि हम जान सकें कि आवाज़ किस दिशा से आई है। तो उसी तरह सांप के जो जीभ जो फटी होती है, उससे वह पता कर सकता है कि ठीक है यह गंध तो है, लेकिन यह गंध किस दिशा से आई है यह भी वह पता कर सकता है। क्या सभी सांप फन बना सकते हैं या फन काट सकते हैं? नहीं, सभी सांप फन नहीं काट सकते। हाँ, अपने पसलियों को चौड़ा कर लेना यह लगभग प्रायः अधिकांश सांपों के वश में होता है। लेकिन उसी में जो कोबरा प्रजाति है, इसने अपने पसलियों को जिसे कहते हैं कि मतलब इसने दोबारा उन्हें एक शेप दे दिया है। विज्ञान की भाषा में अभी विज्ञान में इस पर भी एक शोध चल रहा है कि कोबरा ने यह काम कैसे किया है कि उसने पसलियों को रीओरिएंट कर लिया है, और उसकी पसलियां अब अपने स्थान पर ओरिएंटेशन चेंज करके और इस तरह से फैल जाती हैं कि एक फन बन जाता है गले में। और यह काम सिर्फ फन का जो काम है सिर्फ कोबरा प्रजाति कर सकती है। कुछ सांप जरूर अवश्य ऐसे हैं जो कोबरा की यह नकल करते हैं, जिसमें कि रिंकल्स और वाटर कोबरा एक होता है जो कि विषहीन सांप है, वह कर लेता है। हमारे देश में जो है चेकर्ड कीलबैक, जिसे पानी का सांप कहते हैं, दुंदू या डोर सांप कहते हैं, वह थोड़ा बहुत फन को अपने सिर को इन्फ्लेट कर लेता है। और जैसे बफ स्ट्राइप कीलबैक है, यह भी थोड़ा बहुत करता है। इसके अलावा जो ग्रीन कीलबैक है वह भी थोड़ा बहुत अपने फन को इन्फ्लेट करता है, लेकिन फन बनाने की जो क्षमता है वह सिर्फ कोबरा सांप में है। इच्छाधारी सांप, लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न इच्छाधारी सांप। इच्छाधारी सांप ये होते हैं या
नहीं होते हैं, तो कुछ लोगों ने तो ये भी पूछा है कि क्यों नहीं होते? आ, इच्छाधारी सांप होते या नहीं होते हैं, यह जी। अक्सर लोग जानना चाहते हैं। जी, लेकिन इसमें एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या आपने कभी इच्छाधारी सांप देखा है, या किसी व्यक्ति ने आज तक कहीं प्रमाण के साथ यह चीज़ वह लेके आए हैं कि यह इच्छाधारी सांप है और मैं दिखा सकता हूँ कि किस तरह से हिंदी हमने फिल्मों के अलावा कहीं नहीं देखा गया है। जी, तो सच यहीं पे हमें पता चल जा रहा जी। है। और हाँ, एक मामले में मैं ज़रूर कहूँगा कि सांप इच्छाधारी होते हैं, और वह यह है कि सांप जो है किसी भी जगह पर उस जगह के अनुसार, जैसे पानी अपना शेप धारण कर लेता है, सांप भी अपना आकार जो है उस जगह के अनुसार बना लेता है। तभी तो वह छिपने में इतना एक्सपर्ट होता है कि वह कहीं भी छिप जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई दीवार है और अनप्लास्टर्ड है जिसमें ईंट के बीच में खांचे बने होते जी, हैं, जी। आपने अक्सर देखा होगा कि उन खांचों के बीच में सांप जो है उसने अपने शरीर को उसी खांचों के अनुरूप फिट कर लिया, फिट कर लिया, और वह भी वैसा ही जिगजैग दिख रहा है। जी। तो यह इच्छाधारी बनने का कितना बड़ा एक उदाहरण है, आप जान सकते हैं। तो इस सेंस में सांप इच्छाधारी होते हैं। वस्तुतः जिस तरह हम लोग समझ रहे हैं कि वह किसी अन्य जीव का रूप बना लेगा, ऐसा नहीं होता। नागमणि, ये भी इसी स्तर का एक मिथक है। नागमणि पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अभी तक इस चीज़ को लेकर, नागमणि को लेकर कोई सामने नहीं आया है हमारे। लोग कहते रहे हैं, या जो स्टोन्स वो लाते हैं, वो स्टोन भी आज तक विज्ञान में प्रमाणित नहीं हो पाया कि यह नाग के अंदर से ही निकला है। यह एक तरह से हो सकता है कि सपेरों की एक कोई युक्ति हो जिसमें वो अपनी चीज़ों को बेचने के लिए इस तरह की युक्तियाँ लगाते हो, लेकिन वस्तुतः अभी तक इसके बारे नागमणि में प्राप्त नहीं। निर्धारित रूप से कहना कुछ भी संभव नहीं। वैज्ञानिक रूप से कहना संभव नहीं है। जी। धामन पूंछ मार दे तो पैर सड़ जाता है। आ, देखिए, जो बड़े सांप होते हैं, धामन बड़ी सांप है, 7-8 फीट तक लंबाई होती है। जी। इस लंबाई से बड़े जो सांप हैं सिर्फ किंग कोबरा और अजगर सांप ही हैं, बाकी कोई सांप होता नहीं। तो जो बड़े सांप होते हैं उनका पूंछ का जो लास्ट सिरा होता है, वह उसका शल्क कड़ा हो जाता है, तो वह कांटे जैसा हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर सांप बगल से गुजर रहा हो या आपने उसे पकड़ा हो, हर्ट किया हो, तो वह अपने शरीर को इस तरह से अंडुलेट करे कि उसके पूंछ आपको लग जाए, और पूंछ का वो जो पिछला जो सिरा है जो कड़ा हो जाता है, तो उससे हो सकता है चोट लग सकती है। लेकिन धामन के पूंछ में कोई कांटा नहीं होता है, और न ही ऐसा कुछ है कि धामन पूंछ मार देगी तो शरीर सड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यही से एक प्रश्न और निकलता है कि क्या बाइट के अलावा भी और कोई तरीका है जिससे सांप विषाक्त कर सके किसी को? विषाक्त करने का तो तरीका नहीं है बाइट के अलावा। जी। और जैसे कुछ सांप स्पिटिंग कोबराज होते हैं जो जहर थूकते हैं, ओके। तो वो भी सिर्फ हमारे ऐसे अंगों में जैसे आँख में या नाक के अंदर चली जाए तो तभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर सकती है, जलन। लेकिन जब तक विष हमारे ब्लड में न जाए तब तक विष का कोई असर, जो उसका असली काम है, वो शुरू नहीं होता है। कोई भी सांप जो है काटने के अलावा अन्य किसी तरह से आपके शरीर में विष नहीं फैला सकता है। जैसा कि कई लोग डरते हैं कि जहरीले सांप को मत छुओ, अगर आपने छू दिया तो आपके अंदर विष आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके। पानी वाला सांप अगर काट ले तो गोबर से बचना चाहिए, क्योंकि उसका विष तभी फैलता है जब आप गोबर के संपर्क में आते हैं। आखिर मैं तो यही पूछूंगा कि ऐसा क्यों? गोबर के ही संपर्क में आने से क्यों विष फैलेगा? इसके पीछे कोई लॉजिक दे सकता है? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। पानी वाला सांप विषहीन है। उसके साथ एक यह भी प्रचलन है कि वह मंगलवार और रविवार को काटेगा तो आदमी बचेगा नहीं, और अगर बच गया तो जिंदगी में फिर उसको सांप नहीं काटेगा। यह सारी चीज़ें सिर्फ भ्रांतियां हैं, इनमें कोई विज्ञान नहीं है, और इन पर आप भरोसा न करें, वरना कभी सचमुच के संकट में पड़ सकते हैं। जी। सबसे जहरीला सांप भारत में और पूरी दुनिया में? दुनिया की अगर बात करें तो वो तो जैसा कि इनलैंड टाइपन है जी, उसे सबसे जहरीला सांप माना जाता है दुनिया का। LD50 एक विष की तीव्रता को निर्धारित करने वाला एक पैमाना है, और उस पैमाने पर इनलैंड टाइपन जो है वह प्रथम माना गया है। और भारत में जो सबसे जहरीला सांप है वह एक तरह का करैत है, जिसे सिंध करैत कहते हैं।
बांग्रस सिडनस इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम। तो सिंध करैत जो भारत का सबसे जहरीला सांप है। और एक बार में इंजेक्ट करने पे पॉइजन इंजेक्ट करने पे कितना क्वांटिटी कोई भी सांप छोड़ता है अपने शिकार अलग में? अलग सांप अलग अलग क्वांटिटी छोड़ते हैं। यह सांप की प्रजाति और वह कितना बड़ा है इसके ऊपर निर्भर करता है, जी और कितने दिन से विष उसके अंदर स्टोर्ड है। लेकिन सामान्यतः हमारे देश में किंग कोबरा जी किंग कोबरा सबसे ज़्यादा विष छोड़ने वाला सांप है। इसके अलावे ऑस्ट्रेलिया का एक सांप है मुल्गा स्नेक, वह सबसे ज़्यादा विष छोड़ता है। और जो स्पेक्टिकल कोबरा है और रसल्स वाइपर है, ये दोनों सांप भी एक बार में काफ़ी ज़्यादा विष छोड़ते हैं। करैत सांप थोड़ा कम विष छोड़ता है, लेकिन इसकी विष की तीव्रता क्योंकि बहुत अधिक होती है तो वह इस तरह से उसको मेंटेन कर लेता है। तो अलग अलग सांपों का विष छोड़ने का अलग अलग मात्रा है। किसी सांप को देखकर कैसे पहचाने कि वो नर है या मादा? यह बहुत मुश्किल काम है। जी नर मादा सांपों में पहचानना, चूँकि वो अलग अलग तरह के नहीं होते हैं। सांपों की मॉर्फोलॉजी एक जैसी होती है, नर मादा एक जैसे दिखते हैं। जी यहाँ तक कि जब दो सांप आपस में लिपटे हुए हैं जी तो वो प्रेम मिलन कर रहे हैं या कॉम्बैट डांस जिसे कहते हैं, जिसमें सांप आपस में दो नर लड़ते गुट्ठा हैं, होती है जी नर लड़ते हैं। जी तो यह भी जल्दी पता नहीं चल पाता है, या सर्व विशेषज्ञ ही जान सकता है कि ये वास्तव में क्या हो रहा है। तो उसी तरह से नर है या मादा, या हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ सांपों की प्रजाति में दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे किंग कोबरा है, किंग कोबरा में नर सांप काफ़ी बड़ा और मोटा होता है, मादा सांप उसकी अपेक्षा बहुत छोटी होती है, तो उससे दूर से ही पता चल जाता है। लेकिन अब जैसे कोबरा सांप है, स्पेक्ट्रल कोबरा है, इसमें आप नर मादा को जल्द नहीं पहचान सकते। हालांकि नर जो है थोड़ा पतला और छरहरा होता है और मादा थोड़ी जो है फूल होती है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। या फिर पहचानने का असली जो तरीका होता है, उनको हम पकड़ के, अगर उनका जो एनल प्लेट है जी जो कि वैज्ञानिक ही कर सकता है या कोई सर्व से आम आदमी नहीं कर सकता, तो वहाँ से पता चलता है कि इनके पास हेमीपेनिस है या नहीं। जी अगर नर होगा तो उसके पास दो हेमीपेनिस होते हैं, मादा होगी तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्वीन कोबरा की श्रेणी में जो मादा होती है उसे क्वीन कोबरा कहते हैं? नहीं, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का था। अच्छा। जी अगर आप किंग से पूछे तो जरूर कहेगा कि यह मेरी क्वीन है, जी लेकिन आम भाषा में और हम लोगों के लिए दोनों किंग कोबरा ही है। ओके। नारीवादी स्पर्श और विशेषज्ञों को क्षमा करें, तो इसमें उनका मुझे नहीं लगता ऐसा कोई दृष्टिकोण होगा। ये सिर्फ उन्हें शीर्ष स्थान देने के लिए होगा। क्या सांप अंडे देते हैं? बिल्कुल, सांप अंडे भी देते हैं और कितने? बच्चे भी देते हैं। यह सांपों के वैरायटी के ऊपर है। कुछ सांप अंडे देते हैं, कुछ सांप बच्चे देते हैं। जी तो आपने जो कहा कि कितने अंडे देते हैं, तो यह भी सांपों की उस प्रजाति के ऊपर है। जैसे ये जो आम तौर पर हमारा पाया जाने वाला सांप है चेकर्ड कीलबैक, जो पानी का सांप, जी डोर जिसे कहते हैं, तो यह एक बार में 60 से 90-100 तक अंडे देता है। वहीं जो हमारा स्पेक्ट्रल कोबरा है, जी यह 12-15 से लेके 20-25-30 तक अंडे देता है। जो हमारा कॉमन करैत सांप है, यह भी 10 से लेके 15-20 तक अंडे देता है। तो अलग अलग सांपों के ऊपर है। धामन सांप भी इसी रेंज में अंडे देती है, और सांप के अंडे भी उसकी प्रजाति के अनुसार कितना बड़ा सांप है उसी अनुसार वो अंडे भी बड़े या छोटे होते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से अंडाकार नहीं होते हैं, थोड़ा आयताकार होते हैं, और उनका जो कवर होता है, खोल होता है, वह लेदरी होता है, लचीला होता है। इससे पता चलता है कि वह सांप का अंडा है। सांपों के उड़ने के बारे में आपका कमेंट? फ्लाइंग, एक तो स्नेक, और उस पर अगर फ्लाइंग स्नेक हो तो फिर अब क्या कहना, चार्म बढ़ जाता है। लोग जी। जानने के लिए उत्सुक रहते हैं यह क्या चीज़ है। तो वैसे तो सांप उड़ते नहीं हैं लिटरली, लेकिन हाँ कुछ सांप जो है, जो पेड़ पर रहने वाले सांप हैं, उन्होंने हवा में ग्लाइडिंग करने की क्षमता प्राप्त की है। जिसमें कि हमारा जो ट्री स्नेक है, तो ग्रीन कलर का होता है, और वह मुख्यतः हिंद एशिया में या फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट, भारत में नॉर्थ ईस्ट में मिलता है।
और थोड़ा सा साउथ में भी मिलता है। जी तो क्रिसोपीलिया ऑर्नाटा उसे कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है। तो वह सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर या एक पेड़ से ज़मीन पर छलांगे लगाता है और हवा में इस दौरान कुछ देर के लिए वह ग्लाइड करता है, अपने पसलियों को वो चौड़ा कर लेता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सारे सांप अपनी पसलियों को इन्फ्लेट कर सकते हैं, तो वह चौड़ा करके और हवा में मनोवांछित ग्लाइडिंग करते हुए नीचे उतर सकता है। तो इसी को हम लोग, इसी कारण इन सांपों को हम लोग फ्लाइंग स्नेक कहते हैं। सांप केंचुली या क्यों छोड़ते हैं या अपनी खोल क्यों निकालते हैं? सांप चूंकि एक सरीसृप है, स्टोमाटा वर्ग का है, और स्टोमाटा वर्ग का मतलब ही होता है कि वह जीव जो है शल्क छोड़ेगा, उसके शल्क होते हैं और उसे छोड़ेगा, तो वही स्टोमाटा में आते हैं। तो सांपों में क्या हुआ है कि एक विशिष्टता है कि वह एक साथ मतलब हमेशा शल्क न छोड़ के, जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान भी जो है, हमारी जो त्वचा है यह लगातार निकलती रहती है, मरी त्वचा लगातार निकलती रहती है, लेकिन यह एक साथ नहीं होता, इसलिए हमें पता नहीं चलता। सांपों में क्या होता है कि उनका ऊपरी पूरा त्वचा एक साथ बाहर निकल जाता है, तो इसलिए जिसे हम जो है उनका रेशमी लबादा साहित्यिक भाषा में, और ऐसे जो है शल्क कहते हैं, केंचुल कहते हैं, मोल्टिंग की क्रिया के अनुसार ये निकलता है। तो यह इसलिए भी निकलना जरूरी है क्योंकि उसके सांप के ऊपर जो भी परजीवी है वो इसके साथ बाहर निकल जाते हैं और अंदर से सांप की फ्रेश त्वचा आ जाती है, जो बिल्कुल विषाणु रहित रहती है और गंदगी रहित रहती है। साथ में क्या है, चूँकि सांप ताउम्र बढ़ते रहते हैं, तो बढ़ने के लिए आवश्यक है कि वह अपने पुराने स्किन को छोड़े, तब वो चूँकि और बड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए वह उस केंचुल को उतार कर नई लंबाई को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए सांप जो है इन कारणों से केंचुल छोड़ते हैं। सांपों की विष ग्रंथि दांत में होती है कि यह तो यह प्रश्न इसलिए आ रहा है चूँकि लोग सांप के बारे में जानते नहीं हैं। सांपों की जो विष ग्रंथि होती है दांत में नहीं होती है, जीभ में भी नहीं होती है, यह दोनों से अलग एक स्पेशलाइज्ड ग्रंथि उनकी होती है जिसे विष ग्रंथि ही कहते हैं, और वह उनके आँख और दांत के बीच में यह विष ग्रंथि विकसित हुई है और उसी में विष बन के इकट्ठा होकर रहता है, और जब जब वो काटते हैं वह विष संकुचित होकर एक पतली नली के जरिए दांत के पास पहुंचता है और वहां से विक्टिम के अंदर दांत के द्वारा एनवेनमिनेशन होता है दांत के द्वारा। इसके अलावा कुछ मिथक ऐसे हैं जो सांपों को लेकर इंसानों से जुड़े हुए हैं, जैसे गर्भवती महिलाओं को एकदम निषेध किया जाता है कि आपको सांपों के संपर्क में नहीं आना, सांप को देखना तक नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका कारण इसलिए मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है ही। शायद डरने से बचने के लिए। हाँ, ये आपने सही कहा कि साइकोलॉजिकल जब वो एक नन्हा शिशु बियर कर रही हैं और उस समय उनको कोई मेंटल ट्रॉमा ना पहुंचे, तो आवश्यक है कि उनको डरने वाली चीज़ों से दूर रखा जाए, तो इसलिए यह हो सकता है, इसमें इस उक्ति में दम है। घर में छुपे सांप को कैसे बाहर निकालें? छूट गया प्रश्न। सपेरा बुला ले जैसा कि यह तो मजाक वाली बात हो गई। घर में अगर सांप छुपा है तो सबसे पहले तो हम घर में इस तरह की कोई चीज़ न रहने दें, चूहा या मेढक या जो सांप का भोजन बन सकता है। और इसके अलावा अगर वो अंदर छुप गया है तो सबसे अच्छा होगा कि हम स्नेक रेस्क्यूअर को, स्नेक कैचर को बुलाएं, वह दक्ष व्यक्ति होता है, और वही या फिर वन विभाग को कॉल करें। सारे सांप जो है संरक्षित हैं और वन विभाग या स्नेक रेस्क्यूअर आके उनको बाहर निकाल के सेफली ले जाएगा। सांपेरों को रोकने के लिए भारत में कोई कानूनी व्यवस्था जो भी है वो अप्रभावी क्यों है? ये बड़ा कंसर्न रहा है लोगों का। यह ऐसा है कि भारत इस मामले में मैं कहूँगा कि जीव जंतुओं की रक्षा के लिए जिस देश में कानून बड़ा व्यापक बना हुआ है, और मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसने सांपों के संरक्षण के लिए इतना अच्छा कानून बनाया है जितना भारत ने बनाया है। यहाँ पे सारे ही सांप संरक्षित वर्ग में है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी सारे सांपों को संरक्षण प्राप्त नहीं है, कुछ चुनिंदा सांपों को ही प्राप्त है। और वहाँ तो फ्लोरिडा में जो बर्मीज अजगर हैं उनको तो पेस्ट मानकर मारा भी जा रहा है और लाइसेंस भी दिए जाते हैं मारने के। लेकिन हमारे भारत में सारे सांप जो हैं वह संरक्षित श्रेणी में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत उनके संरक्षण के लिए बड़ा अच्छा कानून बना हुआ है। यह अवश्य है कि
चूंकि इसे कड़ाई से अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसका फ़ायदा उठाकर कुछ सपेरे या कुछ ऐसे लोग जो सांपों का खेल वेल दिखाना चाहते हैं और या पॉपुलैरिटी या पैसे वैसे गेन करना चाहते हैं, तो वो लोग सांपों का प्रयोग कर लेते हैं। इस पर थोड़ी सी सरकार की भी कड़ाई की आवश्यकता है और जनता को भी इसमें जो है थोड़ा जागरूक होकर ऐसे लोगों को हर स्तर पर मना करने की आवश्यकता है कि सांपों को बेवजह परेशान न करें और जीव जंतुओं के साथ छेड़छाड़ न करें, उन्हें अपने प्राकृतिक परिवेश में उनका एक प्राकृतिक जीवन जीने दें। हम सांपों को पूजते क्यों? क्या ये भगवान शिव से जुड़े होने के कारण या कोई अन्य बात? देखिए, सांप शुरू से ही एक तिलस्मी जीव रहा है, बड़ा ही रहस्यमयी जीव रहा है जी और एक शक्ति का प्रतीक भी रहा है। जी आज भी जो स्पेक्टिकल कोबरा अगर फुली विकसित हो या किंग कोबरा हो, तो इनका कोई प्राकृतिक शत्रु नहीं है। जी तो इनकी ताकत जो है उससे मनुष्य भी प्रभावित होता है। जी साथ ही यह जो है हमारे शंकर भगवान हो या विष्णु भगवान की जो जी। सैया है, जो शेषनाग बने जी। हुए हैं, तो किसी भी आप मंदिर पे जाएं तो वहाँ पे उसके जो गुंबज होता है वहाँ पे सांप की आकृति जी। होती है, नीचे भगवान के पास सांप की आकृति होती है। जी तो यह हमारे देवताओं से भी जुड़ा हुआ है, ताकत का भी प्रतीक है और सबसे बड़ी चीज़ कि सांप हमारे लिए आवश्यक भी है जी और यह हमारे पूर्वज भी जानते थे। जी ढेर सारे जो चूहे हो गए या जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाने वाले जीव हैं, जी तो उनसे भी सांप हमारी रक्षा करता है। इन सांपों के विष से कई तरह की दवाएं बनती हैं, जी तो यह हर तरह से हमारे लिए उपयोगी है जी। और इसलिए भी यह हमारे लिए पूजनीय है। दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण जिन्हें मैं जानबूझकर अंत में लेना चाहता था इस सेशन के बाद, ताकि लोग इसी के साथ कंक्लूड करें। एक तो ये कि मेरे मित्र हैं उमेश तिवारी जी, आपको फॉलो भी करते हैं सोशल मीडिया पे, आपके लेखों को पढ़ते हैं, आपको सीफस्ट कर रखा है उन्होंने अपना उनके साथ हुई एक निजी घटना बताई थी कि उनके पीठ पे कुछ दाने से उभर आए थे, कुछ सफ़ेद चकत्ते से। तो उन्हें किसी एक जो गाँव में सर्प विशेषज्ञ होते हैं या ओझा टाइप के लोग, उनके पास लोगों ने रिकमेंड किया, तो वो हाफ हार्टेडली वहाँ गए और जाड़ों के दिन थे, तो उन्होंने कहा कि वो कुछ 7 पत्थर या मिट्टी के टुकड़े रखे और बताया कि ये इस चीज़ का ये इस चीज़ के लिए है। उसमें एक सांप के लिए था, एक वो जो बीज खोपड़ा होता है, ऐसे 7 अलग अलग जीवों के लिए था और उनका हाथ उन्होंने कहा कि आप रख लीजिए, पूरी ताकत से रखिए। कुछ देर तक तो, जब तक सर्दी थी, कोहरा था, तब तक तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही धूप निकली, वो व्यक्ति जो ये काम कर रहा था उसने कहा भी कि अभी ठंडी है तो इसलिए मंत्र काम नहीं कर रहा हूँ, जैसे ही धूप निकलेगी ये होगा। और उन्होंने बताया कि मैंने पूरी ताकत से अपना हाथ रोका हुआ था, लेकिन जैसे ही धूप निकली मैं एक हाथ लगाया हूँ, पूरी ताकत से खुद को पीछे खींच रहा हूँ, लेकिन वो मंत्र के प्रभाव में एक ढेले पे, जो कि सांप का या विष खोपड़ा का नहीं था, किसी अन्य जीव का था, उसकी फुफकार कहें कि वो लग गई है और वहाँ पे वो जाके वहीं रुका और उसके बाद वहीं हाथ रुक गया। फिर उनका हाथ भी फ्री हो गया और उसके बाद उन्होंने झाड़ा और वो जो छींटे थे वो साफ़ हो गए कुछ दिनों के अंदर। ये क्या मतलब, आपकी इस पर क्या दृष्टि है? मेरी यही दृष्टि है कि यह एक व्यक्ति का अनुभव है जी और मुझे भी ऐसा कराया जाए। मैं देखना चाहूँगा कि मेरे साथ ऐसा होता है या नहीं। जी होगा तभी मानूंगा, जी। ऐसे मैं इन सब चीज़ों को सिरे से खारिज करूँगा। जी, एक और प्रश्न इसी से जुड़ा जो उभर कर आता है वो ये कि विज्ञान और विज्ञान के फील्ड से जुड़े लोगों पे एक आरोप लगता है कि ये बहुत रिजिड होते हैं वैज्ञानिक अवधारणाओं को लेकर, और जो चीज़ें साबित नहीं हुई हैं उसको विज्ञान के पक्ष में ही टिल्ट करने पर आमादा होते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो साबित हो पाई है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसको विज्ञान ने साबित किया है कि नहीं, ऐसा अभी तक तो कहीं संज्ञान में नहीं आया। तो इसको विज्ञान प्रूव किए बिना ही क्यों साबित करने पे तुला होता है अवधारणात्मक तौर पे कि ऐसा नहीं ही होता है? किस चीज़ को? कि लहर नहीं होती, या लहर का तो चलिए ठीक है समझ में आता है, फिर एक बात ये कि जड़ी बूटियों से नहीं ठीक होते, इन सब पे विज्ञान साबित क्यों नहीं समझ समझ गया। अभी जैसा कि आपका पिछला उत्तर, आपको याद होगा कि जी, मैंने जी, क्या कहा। जी। मैंने यह नहीं कहा कि यह नहीं होता, जी मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं मुझे तब भी मानूंगा अनुभव जब मुझे भी अनुभव कराया जी। जाए। विज्ञान यही कहता है, जी विज्ञान किसी चीज़ को नकारता नहीं है, जी वह कहता है कि आपने जो भी खोज की है जी या आप जो भी चीज़ सिद्ध कर रहे हो, ले आओ हमारे पास, हमारी लेबोरेटरी में, जहाँ हम चीज़ें प्रमाणित करते हैं और प्रमाणित करते हैं, जी वहाँ उसे भी रखेंगे,
अगर वो सिद्ध हो गई मान लेंगे, हम भी इस बात पर नहीं ध्यान सिद्ध देंगे। हुई जी, खारिज हो जाएगा, स्वतः ही खारिज, उसे फिर खारिज जी। करने की भी आवश्यकता नहीं। जी, तो विज्ञान यही कहता है, विज्ञान यह जो है बाकी जो चीज़ें वो कहती हैं कि हमें माने, और विज्ञान कहता है कि ले आओ उसे हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, प्रमाणित है तो वह विज्ञान हो जाएगा, जी। प्रमाणित नहीं हुआ तो फिर वो स्वतः ही खारिज हो जाएगा। सबसे आखिरी प्रश्न एक जो हमने सर्वे किया इसमें एक प्रश्न आया कि क्यों ना मानव के हित में सभी ऐसे सांपों को मार दिया जाए जो जहरीले हैं। और ये भी मैं बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं जी, वो हार्ट अटैक से मरते हैं, जी, इस्केमिक हार्ट डिजीज जो बोलते हैं, जी, और इसका कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर जी, और ब्लड का थक्का बन जाना। जी, और इस चीज़ को दूर करने के लिए जो ब्लड प्रेशर की जो दवा बनती है, जी, तो उसमें जो मुख्य रूप से जो केमिकल यूज होता है जी, वो एक ब्राज़ीलियन वाइपर, उस सांप का विष यूज होता है। तो जी। अगर आप विषैले सांप को मार देंगे जी, तो पूरी दुनिया को जो यह दवा की सप्लाई हो रही है, और जिससे जो है करोड़ों लोग हर वर्ष मरते हैं जी, हार्ट डिजीज से, जी, तो उन लोगों का क्या होगा? यह दवा की सप्लाई बंद हो जाएगी और वो सारे लोग जो है मृत्यु की तरफ चले जाएंगे। तो अब खुद प्रश्नकर्ता ही सोच लें जी, कि विषैले सांपों को रखना है या मारना है। जी, तो विषैले सांप जो हैं उनका विष बड़ा कीमती है, और उससे कई तरह की मेडिकल दवाएं बनती हैं आज के समय में। जी, तो उस विष की बहुत कीमत है और मनुष्य को ज़रूरत है उसकी। तरह तरह की दर्दनाशक दवाएं और इस तरह की जो ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य दवाएं, जो घाव को ठीक करने वाली दवाएं, ये सारी चीज़ें बनती हैं इन सांपों के विष से। इसलिए और नेचर को संतुलित रखने के लिए हर तरह का जीव आवश्यक है। अगर आप सारे शेर को मार देंगे और हिरन ही छोड़ देंगे तब भी जंगल नष्ट हो जाएगा, जी, और सारे हिरन को मार देंगे और शेर छोड़ देंगे तब भी जंगल नष्ट हो जाएगा। जी। दोनों का संतुलन आवश्यक है। तो उसी तरह विषैले और विषहीन दोनों सांप जब रहेंगे तभी सांप भी बचेंगे और धरती भी बचेगी, वरना संतुलन नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो मित्रों, हमारे साथ ये थे सुनील कुमार सिंक्रेटिक जी, जिन्होंने एक अच्छा खासा वक्त बिताया। हम पहले हमारा प्लान था कि हम एक स्टूडियो में बैठकर और बातचीत करेंगे, लेकिन फिर बाद में अंत समय में ये बना कि प्रकृति की बात है, सांपों की बात है, सांपों को प्रकृति का रक्षक माना गया है। सांप इंसानों से पहले इस धरती पर रहे, और सुनील जी इस बात पे जोर देके कहते हैं कि जब इंसान नहीं थे तब सांप थे, और जब इंसान नहीं होंगे तब भी सांप होंगे। तो सांपों की बात है, प्रकृति की बात है, तो प्रकृति के बीच में की जाए, इसलिए हम इस खुले उपवन में आए। बहुत सारी बातें की, आप लोगों के प्रश्न रखे सुनील जी के सामने। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सत्र में आने के लिए। धन्यवाद, सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। तो मित्रों, आपको ये चर्चा सुन के, ये साक्षात्कार सुन के आपने सांपों के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। सांप हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, सांप के होने से प्रकृति पर क्या सकारात्मक असर पड़ते हैं, सांप हमारी कैसे सहायता करते हैं, ये सारी बातें आपने जानी होंगी। आशा है कि आपके सांपों से जुड़े जितने भी मिथक रहे होंगे, आपको जितनी भी शंकाएं नहीं होंगी सांपों को लेकर, वो दूर हुई होंगी। यदि कोई शंका अभी भी शेष है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, हमें मैसेज करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि शीघ्र ही सुनील जी की एक और भेंट वार्ता आपके सामने लेकर आएँ। शीघ्र ही उनकी दूसरी सर्व श्रृंखला की दूसरी पुस्तक आने वाली है। इसके साथ ही इस पुस्तक का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप यहाँ से जाके अमेज़न से ख़रीद सकते हैं। आपको साहित्य विमर्श, साहित्य ऋषि और दिनकर पुस्तकालय का भी नंबर दे रहा हूँ, इनके काफ़ी आकर्षक ऑफ़र होते हैं। आप यहाँ से समथिंग सरपीला भी खरीद सकते हैं, बनकिस्सा भी खरीद सकते हैं, बात बनीचर भी खरीद सकते हैं, और बहुत ही आकर्षक दामों में इनके कॉम्बो भी खरीद सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एल्स यू नो द ड्रिल, सो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।